टीना अपनी माँ शांति की हार चढ़ी फोटो के सामने खड़े होकर कहती है, माँ, मैंने मना किया था ना, नोटों की गड्डी लेकर मत जाओ राशन लेने के लिए, लेकिन नहीं, आपको तो हमेशा खुद की चलानी है। अभी नोटों की गड्डी के कारण लटक गई ना दीवार पर, बताओ, मेरी शादी से पहले टपक गई, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको। ये सुनकर शांति की आत्मा जो वहीं मौजूद होती है खुद से कहती है, इसे मेरे मरने का दुख है या गुस्सा? कैसे बात कर रही है मेरी तस्वीर से? माँ, इतनी भी क्या जल्दी थी आपको मरने की? कम से कम मेरे बर्थडे तक तो रुक जाती। अब आपके चक्कर में मैं बर्थडे पार्टी भी नहीं मना पाऊंगी। अब माँ की फोटो से क्या बतियाने लग गई? जा बहन, कुछ खाने को ला दे, भूख के मारे जान निकली जा रही है। हाय, मेरे मरने के गम में मेरे लल्ला ने अब तक खाना भी नहीं खाया। अभी कुछ देर पहले पिज्जा खाया था ना, उसका क्या? यार, पिज्जा से कौन पेट भरता है? और माँ नहीं है तो तू ही खाना बनाएगी ना? क्या मैं तेरी नौकरानी लग रही हूँ? मैगी बना और खा ले और सो जा। अरे इसमें लगने जैसा क्या है, तू है नौकरानी। देख विकी, गाली खाने वाले ना काम मत कर। अभी एक उल्टे हाथ का पड़ा ना तो माँ भी बचाने नहीं आएगी। डरा किसको रही है? तेरे चांटे से पहले मेरा एक घूंसा आएगा तेरी पीठ पर। जिसके बाद दोनों हाथापाई करने लगते हैं और उन्हें ऐसे लड़ता देखकर शांति अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, इन कंजर औलादों के लिए मैं यमराज के हाथ पैर जोड़कर यहाँ आई और इनको मेरे मरने का कोई गम नहीं है। मेरे जाने के बाद भी कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, इनको तो मैं बताती हूँ। दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट जलने बुझने लगती है और फिर पूरे घर में अंधेरा हो जाता है और अचानक से शांति की हार लगी तस्वीर पर रोशनी होती है और एक भयानक सी आवाज आती है, कंजरों, शर्म न आ रही तुम्हें? माँ के मरने के बाद भी जानवरों की तरह लड़ रहे हो। ये कौन बोल रहा है? अरे पागल, बोल रहा नहीं, बोल रही है। डूब मरो किसी नाले में, नालायकों, मेरे मरने के बाद मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहे। टीना, ये माँ की आवाज है। हाँ, क्योंकि नाले में डूबने वाली बात तो माँ ही बोलती थी। कहीं माँ की आत्मा यहाँ तो नहीं आ गई? क्योंकि आवाज तो उनकी तस्वीर में से ही आ रही है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैं जब चाहे तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं। माँ तुम आ गई। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? पता है, तुम्हारी याद में एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। शर्म कर नालायक, मुझे मरे 3 दिन हुए हैं और तू 1 हफ्ते से भूखा है। कैसे? पिज्जा खाकर? कान के पर्दे खोलकर सुन लो, जब तक तुम दोनों सुधर नहीं जाते मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक से लाइट्स आ जाती है और दोनों का माँ की आत्मा की आवाज सुनकर डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। शांति की आत्मा वही पंखे पर लटकती रहती है। आखिर टीना और विकी की माँ की आत्मा मरने के बाद भी वापस क्यों आई, जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। जैसे ही शांति की आंखें खुलती है तो उसे अपने सामने काले कपड़ों में एक सुंदर औरत दिखाई पड़ती है जिसने अप्सराओं जैसे कपड़े पहने होते हैं और दूर से ही सब धुआं धुआं दिखाई पड़ता है। तभी शांति उस औरत को अपनी पड़ोसन की बेटी समझकर कहती है, अरे मोरी मैया, मैं ये कहाँ आ गई? और ललिता की छोरी, तू यहाँ क्या कर रही है? ये कैसे छिछोरे शब्दों का उच्चारण कर रही हो हमारे समक्ष? मृत्यु को प्राप्त स्त्री। क्या बोला? मृत्यु को प्राप्त स्त्री? तेरे कहने का मतलब है मैं मर चुकी हूँ। अरे मृत्यु को प्राप्त होगी तेरी अम्मा, समझ आई? शांति इतनी शांति से नहीं मर सकती। और ये बता ललिता की छोरी, तू ये नौटंकी के कपड़े पहनकर धुएं वाली जगह पर क्यों डोल रही है? ये कैसी उद्दंड स्त्री के प्राण हर लाए हैं स्वामी यमलोक में। ये यमलोक? कौन से सस्ते नशे किए हैं छोरी तूने? भला मैं यमलोक कैसे आ सकती हूँ? तू घर चल, तेरी माँ तुझे चप्पलों से छूतेगी ना जब तेरी सारी नौटंकी निकल जाएगी। इतना कहकर शांति उस औरत का हाथ पकड़ उसे खींचने लगती है। तभी वहाँ यमराज प्रकट हो जाते हैं, जिनका विशाल शरीर देखकर शांति उस औरत का हाथ छोड़ देती है और यमराज को घूरते हुए औरत के कान में धीरे से कहती है, अरे छोरी, ये बॉडी बिल्डर आदमी कौन है जो एकदम यमराज जैसा दिखाई पड़ रहा है? मूर्ख मृत औरत, ये कोई यमराज जैसे दिखने वाले मनुष्य नहीं बल्कि वास्तव में यमराज हैं। बस बहुत हो गया। पड़ोसन की छोरी समझकर तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ और तू नौटंकी पे नौटंकी किए जा रही है। रुक तू। अब तो शांत हो जाओ। शांति, ये तुम्हारा पृथ्वीलोक नहीं, हमारा यमलोक है।
हमने तुम्हारे प्राण हारे हैं, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो और ये तुम्हारी ललिता की छोरी नहीं, मेरी भार्या है। यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का दृश्य दिखा सकता हूँ, जहाँ इस समय तुम्हारी शोक सभा चल रही है। इतना कहकर यमराज शांति को जादुई गोले पर उसके घर का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ सभी उसकी माला चढ़ी तस्वीर के सामने फूल चढ़ा रहे होते हैं। ये देखकर शांति हैरान होकर कहती है, मतलब मैं सच में टपक कर यमलोक में आ पहुंची। ये कैसा मजाक है यमराज, मैं तो राशन वाले लल्लू की दुकान तक गई थी और वहाँ एक चोर मनुष्य ने तुम्हारा धन चुराने के लिए एक नुकीले हथियार से तुम पर वार किया और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब तुम्हारे कर्मों का परीक्षण कर हम तुम्हें स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय लेंगे। नहीं नहीं यमराज, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे बिना मेरी औलादें तो लड़ लड़ कर ही मर जाएंगी, मुझे वापस भेज दो। ये असंभव है। यमराज तो मेरी बात नहीं समझ रहे महारानी, लेकिन एक औरत होने के नाते आप तो मेरा दुख समझ सकती हो ना, मुझे मेरी औलादों के पास भेज दो। शांति को यूं रोता देखकर यमराज की पत्नी का दिल पिघल जाता है और वो यमराज से शांति को पृथ्वी लोक भेजने की याचना करती है। अपनी पत्नी की बात का मान रखते हुए यमराज जी कहते हैं, अपनी पत्नी के कहने पर मैं तुम्हें कुछ समय की अवधि के लिए पृथ्वीलोक जाने की आज्ञा देता हूँ। इस अवधि के पूरा होने से पहले तुम्हें लौटना होगा। यदि तुम नहीं लौटी तो हमेशा के लिए पृथ्वीलोक पर तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। इतना कहकर यमराज उसे अपनी शक्तियों से धरती पर वापस उसके घर के बाहर पहुंचा देती है, जहां टीना उसकी तस्वीर से बातें कर रही होती है। तो इस तरह शांति की आत्मा अपने बच्चों की चिंता में धरती पर आती है। अगले दिन टीना कॉलेज जाने के लिए शीशे के सामने बैठी मेकअप कर रही होती है। तभी एक बार फिर लाइट जलने बुझने लगती है और डर के मारे टीना के हाथ से फोन छूट जाता है। बैल बुद्धि, ये कपड़े पहन कर जाएगी? अरे पढ़ने जा रही है या फैशन दिखाने? माँ, आप हमेशा ऐसे लाइट टिमटिमा कर क्यों आती हो? डर के मारे मेरे हाथ से फोन टूट गया। और कहाँ है आप? शीशे के बगल में खड़ी हूँ, कहा ना मुझे देख नहीं सकती। अरे आत्मा बनने के बाद तो शांत हो जाओ, अभी भी मुझे ताने दिए जा रही हो। हाँ तो जिम्मेदार हो जा, जल्दी जा और कुछ और पहन के आ। तभी टीना गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में चेंज करके बाहर आती है। तभी शांति काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देती है। टीना को शांति दिखाई नहीं देती, लेकिन काजल का अपने आप आकर लगने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ विक्की फोन में गेम खेल रहा होता है। तभी शांति की आत्मा उसके फोन में घुसकर कहती है, पढ़ ले नालायक, पढ़ ले। तुझे बोलते बोलते मैं खत्म हो गई, लेकिन तू गेम में ही घुसा रही हो। माँ क्यों डरा रही हो? पढ़ रहा हूँ। माँ की आत्मा तो मेरी जान लेकर मानेगी। हे भगवान, क्यों इन्हें यहाँ भेज दिया? एक बार टीना को कॉलेज से लौटने में रात हो जाती है और वो अपनी गली में जा ही रही होती है कि तभी बाहर खड़ी उसकी पड़ोसनी कहती है, देखो तो छोरी को, माँ के मरते ही कैसे रात रात भर घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। अरे माँ ही तो बच्चों को रोक टोक कर संभालती है, माँ नहीं तो जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। शांति थी तो अपने छोरे को भी फालतू बाहर ना निकलने दिया करती थी, लेकिन अब तो इसका भाई भी गलियों में आवारा हांटता फिरता है। छोड़, हमें क्या, कौन सा हमारे बच्चे हैं। पड़ोसनों की बातें सुनकर टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए घर आती है। तो विक्की कहता है, आ गई तू? अरे तू रो क्यों रही है? विक्की, जब माँ थी ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी हमें कुछ भी कहने की, और आज ये पड़ोस ने हमें छिछोरे और आवारा कह रहे हैं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। वो होती तो इन पड़ोसनों को ऐसे उल्टा सीधा सुनाती कि बोलती ही बंद हो जाती इनकी। सच में माँ के जाने के बाद बहुत खाली खाली लग रहा है। अपने दोनों बच्चों को अपने लिए यूं रोता देखकर वो कहती है, भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं जहाँ भी रहूंगी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कमजोर मत पड़ना, एक दूसरे की ताकत बनकर दुनिया से लड़ना और अपनी जिंदगी जीना। इतना कहकर शांति की आत्मा वहाँ से वापस चली जाती है। जतिन अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करता था।
उसकी नामौजूदगी ऋचा को बहुत खलती थी। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि वो ढंग से जतिन से बात भी नहीं कर पाई थी, और जो बात होती भी थी तो सिर्फ कॉल पे। ऋचा को इस बात की कमी हमेशा महसूस होती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपनी शादी की एल्बम देख रही होती है और देखते हुए खुद से बोलती है, मैं कितनी खुश थी इस शादी से। एक अच्छा खासा हैंडसम पति मिला है मुझे, पैसे भी सही कमाता है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। ऐसी शादी का क्या फायदा जो सिर्फ मुझे घर बैठाने के लिए कराई गई हो। अरे एक लड़की का सपना होता है कि वो अपने पति के साथ घूमे फिरे, उसके साथ अपने दिल की बात शेयर करे, हर वो चीज करे जो एक पति पत्नी किया करते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रहती। ऋचा खुद से ये बोलकर एल्बम को संभालकर अलमारी में रख देती है और किचन में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने देवर विनय के लिए खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही होती है कि तभी वहाँ विनय आ जाता है। ऋचा उसे देखकर उससे बोलती है, अरे विनय, तुम यहाँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ भाभी, मुझे प्यास लग रही थी तो पानी पीने के लिए आ गया बस। और भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ, बस तैयार ही है। तुम चलो, मैं अभी पानी और खाना लेकर आती हूँ। विनय बाहर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ऋचा उसके लिए खाना लेकर आती है। आते हुए वो उससे बोलती है, ये लो, आ गया खाना। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ऋचा विनय के पास बस पहुंची ही थी कि उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो खाना होता है वो सीधे विनय के ऊपर गिर जाता है। विनय जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और ऋचा को संभालता है, जिसके बाद ऋचा उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो विनय, पता नहीं कैसे मेरा पैर। कोई बात नहीं भाभी, बस आप ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ होने ही नहीं दिया तुमने। आप आराम से बैठ जाओ, मैं सब साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं विनय, मैं साफ कर लूंगी, आप खुद को साफ कर लो। ऋचा फर्श को साफ करते हुए बस विनय को ही देखे जा रही थी। विनय अपने आप को साफ कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ऋचा उससे बोलती है, विनय सुनिए, आपके ऊपर अब भी कुछ लगा है। कहाँ? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो आपकी बैग पर। आप रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। ऋचा विनय के पास आती है और उसके बैग को साफ करने लगती है। साफ करते हुए वो अपने मन में सोचती है, कितना अच्छा लग रहा है इन्हें टच करके, मुझे कुछ हो रहा है। ऋचा उसके पूरी बैग पर टच करने लगती है तो विनय उससे बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? बाकी जगह तो साफ हो चुकी है ना? हाँ, वो तो हो गई है। मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी सी मसाज दे दूं। तुम इतनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे ना? वो तो है, मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। बस यही सोचता हूँ कि कोई मुझे ऐसे ही रोज मसाज दे दिया करे, कितना अच्छा लगेगा मुझे। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें रोज मसाज दे दिया करूँगी। आप सच कह रही हैं ना? बिल्कुल सच। ठीक है, फिर आज से शुरू कर देते हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर ऋचा वापस किचन में जाती है और उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। फिर दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऋचा विनय से बोलती है, तो विनय, खाना कैसा था? बहुत ही अच्छा था भाभी, मजा आ गया। विनय, तुम मुझे भाभी मत बोला करो। लेकिन क्यों? आप मेरी भाभी हो तो भाभी ही कहूँगा ना। मुझे अच्छा नहीं लगता विनय, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ उम्र में। तुम मुझे अपनी दोस्त मानकर मुझसे बातें किया करो ना। चाहो तो मेरा नाम भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है भाभी। ओ सॉरी ऋचा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। ठीक है विनय, जल्दी आ जाना। विनय वहाँ से कॉल करने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही ऋचा खुद से बोलती है, आखिरकार जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने वाला है। बस फर्क इतना है कि मिलना मेरे पति से चाहिए था, पर अब उनके छोटे भाई से मिलेगा। वैसे भी अच्छा है, विनय ज्यादा रफ एंड टफ है उनसे। बस अब जल्दी से आ जाओ विनय, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ऋचा खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी विनय उसके पास वापस आ जाता है। फिर ऋचा उससे बोलती है, तो चले अब, तुम्हें मसाज करवानी है ना? हाँ हाँ करवानी है, चलो चलते हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बस अभी आई। ठीक है ऋचा। विनय अपने कमरे में चला जाता है और ऋचा अपने कमरे में। वहाँ पहुंचकर वो खुद से बोलती है, इस घड़ी का मैंने कब से इंतजार किया है, इसलिए इसे और खास बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सज सवर लेती हूँ। ऐसा कहकर ऋचा मेकअप करना शुरू कर देती है
और अपने कपड़े चेंज कर एक बहुत ही अच्छी सी नाइटी पहन लेती है। उसके बाद जब वो रेडी हो जाती है तो खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ, किसी की नजर ना लग जाए मुझे। अब जल्दी से विनय के पास जाती हूँ। वो भी सोच रहा होगा कि पता नहीं कहाँ रह गई मुझे कमरे में भेजकर। उसके बाद ऋचा विनय के कमरे में उसके पास जाती है। विनय अपने बेड पर लेटा होता है। उसे देखकर विनय एकदम से खड़ा हो जाता है। ये देखकर ऋचा उससे बोलती है, कैसी लग रही हूँ विनय? बहुत कमाल की, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। और देखोगे भी नहीं कभी। जी, तो करें अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। ऋचा विनय के पास जाती है। विनय भी पेट के बल लेट जाता है। फिर ऋचा धीरे धीरे उसे मसाज देना शुरू करती है। ऐसा करते हुए उसे काफी देर हो जाती है। फिर ऋचा विनय से बोलती है, सुनो ना विनय, मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा। पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें अपने मजे की पड़ी है, मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए ये सोचा है तुमने? मैं भी कुछ अलग करना चाहती हूँ। अच्छा, पर तुम्हें नहीं लगता वो करना गलत होगा? तुम मेरे भाई की पत्नी हो। किसी को पता नहीं चलेगा विनय, तुम हाँ तो करो। मैं अब क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मत सोचो यार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। विनय ऋचा की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब ऋचा और विनय अक्सर यही करते रहते हैं। ऋचा को विनय वो सारी खुशियाँ दे रहा था जिन्हें वो जतिन से चाहती थी। अब वो जतिन को फोन भी नहीं करती, बस विनय के साथ उसके कमरे में अपना पूरा दिन और रात बिताया करती। लेकिन विनय को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो ये सब करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन विनय के ऑफिस में एक नई इंटर्न आती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। विनय को उसे देखकर उससे प्यार हो जाता है। वो उससे बातचीत करने के लिए उसके पास जाता है और उससे बोलता है, हाय, आई एम विनय। हेलो, मैं हूँ आहाना। वाओ, कितना अच्छा नाम है आपका। आपको यहाँ कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही देखते देखते उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और कुछ समय के अंदर ही प्यार भी। विनय आहाना से कुछ नहीं छुपाता, वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। आहाना भी उसकी बातों को सुनकर उसका यकीन कर लेती है। लेकिन इनकी बढ़ती नजदीकियां ऋचा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि विनय उसे बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन ऋचा विनय से बोलती है, ये सब क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता। और मेरा क्या? मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, उसका क्या? भाई है ना, वो आ जाएंगे तो वो सब देंगे तुम्हें, लेकिन अब मैं कुछ नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर विनय वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋचा गुस्से में चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। वो ऐसा कर ही रही होती है कि तभी वहाँ जतिन आ जाता है। उसे देखकर ऋचा चौंक जाती है और उससे बोलती है, आप आ गए। पता है विनय क्या कर रहा है? वो किसी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो क्या हुआ? और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक ना एक दिन तो उसे शादी करनी ही थी ना। नहीं, वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मुझे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जतिन ऋचा के मुंह से ये सब सुनकर बहुत चौंक जाता है। फिर वो विनय को घर वापस बुलवाता है और दोनों को साथ में बैठाकर उनसे सारी सच्चाई के बारे में पूछता है। विनय जतिन को सब कुछ सच बता देता है, जिसको सुनने के बाद वो ऋचा की कंडीशन को समझ जाता है। वो ऋचा और विनय को माफ कर देता है। फिर वो ऋचा को अपना पूरा वक्त देने लगता है और दूसरी तरफ विनय भी आहाना के साथ शादी कर लेता है। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।